इसमें ब्लैंक पेज कैसे है? हाँ, हाँ, ठीक। ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल। हाँ, आज हम लोग की फर्स्ट क्लास है। मतलब तुम लोगों की तो पहले से चल रही होगी, मेरी और आपकी फर्स्ट क्लास है, राइट। पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ, अपने बारे में बता देता हूँ, अपना एक इंट्रोडक्शन। आप लोग ज़्यादा हो तो इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मुश्किल होगा, पूरी क्लास उसी में ही निकल जाएगी, ठीक है। माई सेल्फ प्रतीक श्रीवास्तव, एंड प्रोफेशनली आई एम एन एडवोकेट एंड कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन मैंने जो अपना प्रोफेशन चुना, मतलब एक तरीके से अगर बोलो कि मैंने जो सीरियसली लिया प्रोफेशन को, वो एडवोकेट वाला लिया, क्योंकि मुझे मतलब शुरुआत से ही लॉ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और मेरे कानपुर यूनिवर्सिटी में अभी तक की हिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स थे कंपनी लॉ में और ज्यूरिस्प्रूडेंस में 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100। मतलब मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या लिखा था, ठीक है। 100 में से 100 कैसे आ गए वो तो नहीं पता। और मैं पिछले लगभग 13 सालों से पढ़ा रहा हूँ। 13 सालों में मैंने 10 साल कानपुर में पढ़ाया और 3 साल मैंने दिल्ली में पढ़ाया। दिल्ली के जितने भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे जेके शाह क्लासेस हो गया, एकेडमी ऑफ कॉमर्स हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, मैंने इन सब में पढ़ाया हुआ है। इन सब में मेरे ऑफलाइन लेक्चर्स हैं। लेकिन 3 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मज़ा नहीं आ रहा है दिल्ली में। दिल्ली में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत बड़े लेवल की हैं, लेकिन अपना शहर अपना ही होता है ना। कानपुर को वहाँ पर मैं बहुत मिस कर रहा था और फाइनली मैंने एक बोल्ड डिसीजन लिया। मतलब सब मेरे अगेंस्ट में थे, मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट में थे, और जितने भी वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब भी अगेंस्ट में थे कि लोग कानपुर से दिल्ली आते हैं और आप वापस दिल्ली से कानपुर जा रहे हो। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि लिटरली आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि यार हमें आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना चाहिए। या अब जैसे आप लोगों ने डिसीजन लिया कि सी एस सी टी सब लोग पास होंगे, सी एस सी टी करने के बाद में सी एस एग्जीक्यूटिव यहाँ से करेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं सोचते दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जा करके लिटरली बताओ फंस जाते हैं। बिहार के, पंजाब के, मतलब इंडिया के हर कोने के स्टूडेंट्स वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन जैसे एक बार जेके शाह में सीए का बैच था। हाँ, सीए इंटर का बैच था। तो सीए इंटर में मैं कॉरपोरेट लॉ पढ़ाता था। तो वहाँ पर लगभग 140 बच्चे थे बैच में, और आप यकीन मानो 140 में से 120 बच्चे यूपी के थे, और उन 120 में से लगभग 30 से 35 स्टूडेंट्स कानपुर के थे। मतलब कानपुर का वहाँ पर कोई मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि यार ये तो अपना भाई है, ठीक है, कि कहीं बाहर दूसरी जगह पर मिल जाता है। तो उन सब बच्चों से भी मैंने लिया, तो उन्होंने बोला कि सर मतलब यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है दिल्ली में। तो हमने कहा तुम लोग आए क्यों, कानपुर में खुद भी इतनी अच्छी अच्छी कोचिंग्स है, वहाँ पर लेना चाहिए। लेकिन एक आदमी का एक क्रेज होता है कि यार बाहर जा करके पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल। और दूसरा ऑनलाइन, ये मतलब आप लोगों का बहुत अच्छा डिसीजन था फेस टू फेस वाला। ये दिल्ली में भी मैंने देखा कि बच्चे वहाँ पर रोते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेकर के, और ऑनलाइन क्लासेस का कोई भी रिजल्ट नहीं आता है जैसे आप लोगों को दिखाई देता है ना। मतलब मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। और बच्चों के मन में पढ़ाई करते समय बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है कि जब स्टूडेंट पढ़ता है ना, तो पढ़ते समय उसके दिमाग में होता है काश ऐसा कर लिया होता, या ये कर लिया होता, या वो कर लिया होता, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो पता चला आपका दिमाग एक 10% पता चला इन्हीं सारी टेंशन में लगा हुआ है। आपने यकीन मानो कि अगर ऑफलाइन क्लासेस ली है, यहाँ पर क्लासेस ली है, तो उसमें आपने कोई भी गलती नहीं करी है। ऑनलाइन क्लासेस में आप देखते हो कि जैसे रिजल्ट जाता है कि लोग दिखाते हैं, जैसे पीडब्ल्यू में ही मैं आपको बताऊं, मैं फिजिक्स वाला में मैंने एक बैच पढ़ाया। उसके बाद मेरा मतलब मेरी बिल्कुल हिम्मत जवाब दे गई वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का कल्चर और वहाँ की चीज़ें एकदम अलग थी। वहाँ पर आप सोचो कि 1 लाख बच्चा पढ़ रहा है पूरे इंडिया में।
और उसमें से अगर 1000 बच्चा पास भी हो गया तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। 1 लाख में 1000, 1 लाख का 1000 कितना हुआ, 1%। और यहाँ पे अगर वही 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और 20 बच्चे पास हो रहे हैं तो ओवरऑल परसेंटेज आप निकाल लो 40%। तो इसका बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन में हमेशा जो फेस टू फेस क्लासेस होती हैं, अभी जैसे मैं लाइव यहाँ पर हूँ, कुछ बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन है, वो एक एकदम डिफरेंट लेवल की चीज होती है। टीचर सामने खड़ा हुआ है, आप सामने हो, आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो एक पर्सनल फ्रीडम होती है जो ऑनलाइन में कभी भी नहीं होती है। डाउट्स आपके कभी भी नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर डाउट्स की बात आई तो आज हम लोगों की पहली क्लास है, आज पहली बार मैं आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लास में स्पेशली मेरी क्लास में, बाकी सारी क्लासेस बहुत अच्छी हैं, हर एक फैकल्टी का अपना एक तरीका होता है, मेरी क्लासेस में और मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है लॉ का, उस हिसाब से लॉ कोई भी आदमी पढ़ा नहीं सकता है, कोई भी आदमी नहीं। अगर आज की डेट में बाबा भीमराव अंबेडकर को ऊपर से ला करके नीचे ले आओ और उनसे बोलो कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दीजिए, वो नहीं पढ़ा सकते। लॉ हमेशा डिस्कस किया जाता है, जितना खुल करके डिस्कस कर सकते हो उतना ज्यादा डिस्कस, दिमाग की सारी खिड़कियां खुली होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है जैसे सीए और सीएस में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? ज्यादा होती है, हाँ, मोर अबाउट लॉ। आपके सीएस एग्जीक्यूटिव में कितने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं और कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, कोई बता सकता है? बोथ ग्रुप 5 थ्योरी, 2 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं और 5 थ्योरी। सब सही बोला इन्होंने, बिल्कुल सही, 200% गलत बोला है। देखो ये चीज मैं फाउंडेशन की क्लास, जैसे सीए की फाउंडेशन की क्लास होती है, उसमें ये चीज हर एक स्टूडेंट को बताता हूँ। लॉ को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। लॉ को कभी भी थ्योरी सब्जेक्ट मान करके मत चलना। लॉ को अगर थ्योरी सब्जेक्ट मान करके चलोगे ना तो फंस जाओगे, क्योंकि हम, अच्छा, होता क्या है कि हम लोगों की जो बेसिक एजुकेशन है ना वही थोड़ी सी गड़बड़ है। हम लोगों को घर में कुछ उल्टी सीधी चीजें सिखाई जाती हैं, बचपन में जब स्कूलिंग होती है वहां पर कुछ चीजें उल्टी सीधी सिखाई जाती हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो ना तो प्रोफेशनल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है उससे। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि थ्योरी सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब हो गया जिसमें कैलकुलेशंस हो गए, ठीक है, और थ्योरी सब्जेक्ट का मतलब हो गया जिसमें बहुत सारा लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, वो थ्योरी सब्जेक्ट हो गया। हकीकत इसकी बिल्कुल उल्टी होती है। थ्योरी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिसमें थ्योरी लिखी जा चुकी है, अब उसको बदला नहीं जा सकता। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी एक सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर एक बार लिख दिया गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी, आप हिमालय पर्वत को यहां से उठा करके यहाँ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर था। अकबर का बाप कौन था? ये मुझे बिल्कुल नहीं कभी समझ में आया, लेकिन आप उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। जो अकबर था वो अकबर था, जो जहांगीर था जहांगीर था, जो औरंगजेब था वो औरंगजेब था, जो राणा प्रताप थे वो राणा प्रताप थे, जो शिवाजी थे वो शिवाजी थे। अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिल्मों में चेंज करके दिखा देते हैं वो बात अलग है, लेकिन रियलिटी में आप चेंज नहीं कर सकते। दीज आर थ्योरी सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब होता है वो सब्जेक्ट्स जो हमें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करने होते हैं। जैसे लॉ, लॉ जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आओगे, जब आप सीएस बन जाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे या जब आप जॉब करोगे, तो आपके पास में जो सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं वो क्लाइंट अपनी सारी की सारी हेडेक, सारी की सारी सरदर्दी ला करके आपकी टेबल के ऊपर रख देगा। आपसे बोलेगा कि पैसे बताओ कितने लोगे, आपने उससे बोला कि आप 50,000 रुपए लेंगे, उसने बोला ठीक, दिए 50,000, और उसने अपनी सारी की सारी हेडेक आपकी टेबल पे रख दी। अभी आपने क्या करना है? आपने उसकी सारी की सारी हेडेक को सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है? ये जो आपने पढ़ाई करी है, इसी पढ़ाई से ही आपको सॉल्व करना है। अब क्लाइंट पता चला आपके सामने आया, उसने आपसे बोला कि मैं एक नई फॉर्म खोल रहा हूं और एक पार्टनरशिप डीड तैयार कर दो।
मिस्टर ABCDE, ये 5 एक्सक्यूज मी, ये 5 पार्टनर्स हैं। हम लोग यहाँ पर स्वरूप नगर में अपना एक ऑफिस खोल रहे हैं और हम लोगों का इस चीज़ का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल गारमेंट्स का बिजनेस है, और इसकी एक पार्टनरशिप डीड तैयार कर दो। अब आपने तो थ्योरी पढ़ी हुई है, ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा कि यार थ्योरी में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा एक मिनट रुको मॉड्यूल उठा लें। आपने क्लाइंट के सामने मॉड्यूल उठाया, आपने कहा कि हाँ ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, क्लाइंट वहां से उठेगा और निकल जाएगा, ये नया नया है, इसको कुछ नहीं आता। लेकिन वहां पर जब आपने चीजों को प्रैक्टिकली समझा हुआ है, चीजों को बहुत अच्छे से आपने दिमाग में बैठाला हुआ है, तो क्लाइंट कोई भी प्रॉब्लम लेकर के आएगा, आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, आप उसकी सिचुएशन समझोगे और सिचुएशन समझ करके आप उसको जो भी उसके ग्रेवेंसेस हैं, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसका आप सॉल्यूशन उसको बता दोगे। आपको पार्टनरशिप डीड बनानी है, आपने तुरंत के तुरंत पार्टनरशिप डीड बना करके कर दिया। रटने में और समझने में यही फर्क होता है। अगर आपने रटा है चीजों को, मैंने दिल्ली में अपनी लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करी थी, एक कंपनी है वहाँ पर टैलेंट कंप्लायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो इंटरनेशनल कंप्लायंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वहाँ पर बहुत सारे जोमेटो, आपका ये क्या नाम हो गया इसका, ब्लिंकिट और रेड बस, ये सारे क्लाइंट्स थे। इनकी जो लीगल जो कंप्लायंसेस आते थे या जो भी इनकी लीगल ग्रेवियंसेस आती थी, वो इस तरीके की होती थी कि आपके पास बुक उठाने का समय भी नहीं होता था। उन्होंने तुरंत के तुरंत फोन करके, जैसे हाँ जैसे अन अकेडमी, अभी बीच में अन अकेडमी के ऊपर बहुत सारी FIR हुई, अन अकेडमी वालों ने भी बहुत सारी FIR करी, क्योंकि बीच में कुछ जैसे दिल्ली में क्या चल रहा था कि कुछ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था, तो इनकी फैकल्टी उधर जा रही थी, उनकी फैकल्टी इधर जा रही थी, और वहाँ पर हर इंस्टीट्यूट में प्रॉपर एक एग्रीमेंट साइन होता है हर फैकल्टी के साथ में। तो अन अकेडमी की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी वहाँ पर, जैसे जनकपुरी ब्रांच है, लक्ष्मी नगर ब्रांच है, ये सब बंद हो गई थी, तो उनकी फैकल्टीज क्या कर रही थी, दूसरी कोचिंग में मूव कर रही थी, और उस समय एग्रीमेंट का ड्यूरेशन चल रहा था। तो अन अकेडमी से तुरंत मेरे पास में कॉल आया कि इन सारी फैकल्टीज की लिस्ट हम आपको भेज रहे हैं, इन सब के अगेंस्ट में जनकपुरी में जाकर के FIR फाइल करवानी है। वहाँ पर खैर ऑनलाइन FIR फाइल हो जाती है। अब वहाँ पर सारी की सारे जितनी भी फैकल्टीज हैं उनके अगेंस्ट में FIR करवानी है। अब वहाँ पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि फैकल्टी के ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन सा केस होगा, किस तरीके से FIR होगी, किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना है। वहाँ पर आपको क्लाइंट को ये भी समझाना पड़ता है कि भाई आर्बिट्रेशन के थ्रू मैटर को सॉल्व करो, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों पार्टीज को वो करना पड़ता है। तो चीज़ों की प्रैक्टिकल नॉलेज होना वो बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मेरी क्लास में आपको पूरी फ्रीडम है बोलने की, अपनी बात को कहने की और अपने डाउट को पूछने की। अगर कोई भी टॉपिक चल रहा है, कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप 500 बार पूछोगे, मैं 500 बार बताऊंगा और हर बार अलग अलग तरीके से बताऊंगा, वो मेरी प्रॉब्लम है। और अगर आप कुछ भी नहीं पूछते हो तो मैं ये एजम्पशन लेकर के चलूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, तो कभी भी आप ये मत सोचना कि क्लास में बैठे हैं ये फालतू का क्वेश्चन लग रहा है, या सर ये बात बोलेंगे कि बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो या फालतू का क्वेश्चन पूछ रहे हो, या कोई दूसरा स्टूडेंट हंसेगा। कोई भी कभी भी कोई भी डाउट बेवकूफ़ी वाला नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब कोई ना कोई लॉजिक है उसका। तो अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करना। कोई भी चीज़ ना समझ में आए बिल्कुल बिंदास होकर के पूछो, और हमेशा कोशिश करो कि क्लास में आपको लॉ पढ़नी नहीं है, लॉ को डिस्कस करना है। क्योंकि जब हम लोग, आपकी 3 साल पहले आपके दोस्त से क्या बात हुई होगी आपको वर्ड टू वर्ड याद है, लेकिन आपने कल रात को अगर बुक से रिवीजन किया होगा, एक एक लाइन अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको याद नहीं होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप डिस्कस करते हो, जो बातें करते हो ना, वो बातें दिमाग में रह जाती हैं। लेकिन जब आप याद करने की इंटेंशन से कोई चीज पढ़ते हो तो वो आपको याद नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, लॉ को याद करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप रेक्टाफिकेशन करो और आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड रटना है। आपको बस चीजें अच्छे से समझनी है। वो जो याद वाला पोर्शन है ना, कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे, प्रेजेंटेशन कैसा होगा, सबसे बड़ा यूनिवर्सल इशू होता है स्पेशली CS स्टूडेंट्स के लिए, कि लिखेंगे कैसे। समझ में तो सब आ रहा है, लिखेंगे कैसे, वो हेडेक आप मेरे ऊपर छोड़। और इस बात का मैं आपको ऑनलाइन
रिकॉर्ड हो रही है क्लास, ठीक है। ऑनलाइन ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि जब हमारी आपकी लास्ट क्लास होगी तो आप लिखने में कॉन्फिडेंट हो चुके हो या आपकी ये हेडेक खत्म हो चुकी होगी। लेकिन वो अभी फिलहाल छोड़ दो, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखने वाली हेडेक आपकी खत्म हो चुकी होगी, तो रटने के बजाय चीजों को समझने पे फोकस करना, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जैसे CSET में आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 का यहाँ पर क्या मतलब है? 1872 को ये इन्फोर्स हुआ था, ठीक। अब 1872 में इंडियन गवर्नमेंट थी, तो ये बनाया किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो उसको हम लोग अभी तक फॉलो क्यों कर रहे हैं? देश तो आजाद हो चुका है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले तो और भी बहुत सारे लॉ बने थे, वो अभी तक क्यों नहीं चल रहे हैं? बढ़िया। देखो, ये तो टेक्निकली आपने सही बताया कि जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बनने से पहले के जो लॉ हैं, ठीक। और दूसरा, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं है तो गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट कर सकती है, ठीक। लेकिन कर सकती है, जरूरी नहीं कि करेगी, कर सकती है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन अगर सीधी सादी भाषा में और प्रैक्टिकल लेवल में अगर समझो तो ये कि इंडियंस हमेशा से बहुत आलसी हुए हैं, बहुत आलसी। आजकल सोचो कि बड़े से बड़ा कोई आविष्कार इंडिया में हुआ है? टीवी इंडिया में बना, टेलीफोन इंडिया में बना, मोबाइल फोन इंडिया में बना, कुछ भी इंडिया में बना? कुछ नहीं बना, ठीक। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं, वी आर कंज्यूमर्स। तभी तो जो दूसरे देश की कंपनीज हैं वो इंडिया में आकर के अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। हम लोग क्या है? कंज्यूमर है। हम लोग दूसरा आविष्कार करेगा, हम लोग मौज करेंगे, ठीक है। हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। और ये चीज हमारे कल्चर में आ चुकी है, हमारे खून में बस चुकी है। और अब चूंकि हम लोग हैं जैसे, वैसे ही तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत आलसी थी। जब देश आजाद हुआ उनको लगा यार इतने सारे कानून है, बनाएगा कौन बैठ करके? तो इससे अच्छा एक काम करो, कानून बनाओ, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लॉज दे दो प्री कॉन्स्टिट्यूशन का और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। और प्री में जितने भी जरूरी जरूरी एक्ट हैं उसको उठा करके ले आओ। नया बनाने की सरदर्दी क्या करना, बने तो हुए ही हैं। तो उसको उठा करके इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। और समय आने पर जो जो चीजें जरूरी हुई, जैसे इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब अभी तक चल रहे थे। लेकिन अब गवर्नमेंट को लगा कि यार ये तो बड़े पुराने हो चुके हैं, अब इसमें कुछ कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो वो उठा करके उन्होंने चेंजेस कर दिया। और चेंजेस भी कुछ नहीं किए, बस केवल सेक्शंस में चेंज कर दिया। वो हम लोगों के लिए सरदर्दी बढ़ा दी कि इतने सालों से फ्री बैठे थे, अभी और पढ़ो। तो अब फिर से पढ़ना पड़ रहा है, फिर से सेक्शंस याद करने पड़ रहे हैं, सेक्शंस दिमाग में वही सारे घुसे हुए हैं, ठीक। तो बेसिकली यही चीज होती है कि जो पुराने लॉज होते हैं गवर्नमेंट उनको अडॉप्ट कर लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट सोचती है कि वो पुराने लॉज चलते चले आ रहे हैं, लोगों की आदतों में बस चुके हैं वो लोग, तो इस वजह से उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी अडॉप्ट किया गया। अब देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहली बात तो ये इंडियन है। यहाँ पर इंडियन वर्ड क्यों लिखा हुआ है? ये ये उनको रेगुलेट करता है। देखिए, जो ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। डिटेल में जाएंगे इस वजह से क्योंकि जब आप जनरल क्लॉजेस एक्ट या जो दूसरे एक्ट हैं जब वो पढ़ोगे ना तो आपको वो चीज समझ में आएगी। ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ रूल करते थे तो वो केवल हमारे यहाँ रूल नहीं करते थे, बहुत सारी कंट्रीज में रूल करते थे, ठीक है। तो उन्होंने, अब ब्रिटिशर्स तो एक ही हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन्होंने इंडिया में भी अप्लाई किया, श्रीलंका में भी अप्लाई किया, उन्होंने यूके में भी अप्लाई किया, उन्होंने सब सारे देशों में वही अप्लाई किया। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एक ही है, तो अलग अलग देशों में, जैसे इंडिया में है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, अगर श्रीलंका में है तो लंकन
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, तो हर एक देश का है। लेकिन इंडिया जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अगर आप कभी भी किसी दूसरे देश का कानून पढ़ोगे, दूसरे देश का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, तो वो और ये आपको बहुत हद तक सिमिलर लगेगा। कुछ एक प्रोविजंस में थोड़े थोड़े, जैसे मेजॉरिटी की एज है, इन सब में हो सकता है थोड़े थोड़े से चेंजेस हो, अदरवाइज बाकी के कॉन्सेप्ट लगभग सेम होंगे। तो ये जो लॉ आप पढ़ोगे ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कल को फ्यूचर में कभी भी आपकी जॉब इंडिया के बाहर लगी, CS करने के बाद में बच्चे सोचते हैं कि इंडिया के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंडिया के बाहर भी रिक्वायरमेंट होती है, और इंडिया के जो बाहर रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको जो सबसे पहला रीज़न होता है वो ये कि आपको लॉ की सबसे ज़्यादा नॉलेज है। बाहर की कंट्रीज़ में लॉयर्स को उतनी नॉलेज नहीं होती है। दूसरा ये, हमारे देश के जो कानून है वो बहुत हद तक दूसरे देशों से अडॉप्ट किए गए हैं, तो इस वजह से सिमिलैरिटी रहती है। जैसे आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ग्रुप 2 में, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, ठीक है। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है या ये जो जूरिस्प्रूडेंस आप पढ़ रहे हो, ये जो सिविल टाइप के लॉज होते हैं ना, ये बेसिकली जो इनका मेन सोर्स होता है वो होता है यूके, इंग्लैंड। जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड लॉज होते हैं, जैसे कैपिटल मार्केट हो गया, सिक्योरिटीज लॉज हो गया, इनकी जो रेगुलेशंस होती हैं वो बेसिकली अडॉप्टेड होती हैं यूएस। अगर यूएस में अगर कोई भी चेंजेस आए हैं स्टॉक मार्केट में, तो वो फ्यूचर में यहाँ पर भी आएंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग इंडिया में दूर दूर तक कोई नहीं था, सबसे पहले यूएस में अप्लाई हुआ, उसके बाद में इंडिया में अप्लाई हुआ। तो स्टॉक मार्केट रिलेट करता है यूएस को लेकर के, और बाकी के जो अदर लॉज हैं वो रिलेट करते हैं यूके को लेकर के। तो इस वजह से हम लोगों को दूसरे देशों के कानून भी अगर पढ़ेंगे ना, तो उसको पढ़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिमिलर होंगे। ठीक। दूसरा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब बताइए कॉन्ट्रैक्ट से आप क्या समझते हो? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट जब लीगली इन्फोर्स होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। देखिए और थोड़ा सा डिटेल में कोई बताएगा? CSET में तो पढ़ा होगा, और डिटेल में। हाँ, ठीक है। देखो, CSET में आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, उसके पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड तो सुना होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नहीं पता होगा। ठीक। नॉर्मली हम लोग क्या होता है अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं, लेकिन हम लोगों को खुद नहीं पता होता है कि इसके लीगल इफेक्ट्स क्या होंगे, या कोई लीगल इफेक्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल कि जैसे अभी मैं ओला से आया, ओला बाइक से। अभी मैं कंप्लीटली दिल्ली से शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, अभी बहुत सारा सामान मेरा दिल्ली में ही है। अभी धीमे धीमे करके गाड़ी वगैरह सब वहाँ से ले करके आएंगे, अभी मैं ऐसे ही आ गया यहाँ पर। अब जैसे मैं ओला बाइक से आया, ओला बाइक वाले ने यहाँ पर जब मेरे को उतारा, तो उसने बोला कि जो है आपको लेने बहुत दूर आना पड़ा, तो आप मेरे को 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। नॉर्मली 10 रुपये एक्स्ट्रा देने में कोई बुराई नहीं है। मैंने उसको बोला कि यार तुम वहां तक चलो, जो मीटर बताएगा या जो भी आएगा तुम्हारे पास भी आ जाएगा, मेरे पास भी आ जाएगा, तो वो मैं तुम्हें पे करूंगा। थोड़ी देर तो वो चुप रहा। वो रास्ते भर मेरा खून पीता हुआ आया कि 3 किलोमीटर हमको एक्स्ट्रा चलना पड़ा, और आपको लेने। हमने कहा मेरे घर के नीचे थोड़ा ना ओला बाइक खड़ी रहेगी, तुम्हें आना तो कहीं ना कहीं से पड़ेगा ही पड़ेगा लेने के लिए। हम उसकी सारी चीजें सुनते रहे। फाइनली बिल कितना हुआ? 45 रुपीज। और हमने उसको 45 ही दिया, हमने उसको एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या वो मेरे से ये 45 रुपीज 10 रुपए एक्स्ट्रा क्लेम कर सकता था? नहीं कर सकता। आज की तारीख में आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्लेम नहीं कर सकता था, ठीक। लेकिन अगर आप इस प्रोफेशन में ना होते, या ये पढ़ाई ना कर रहे होते, इससे पहले वाले 12th वाले स्टैंडर्ड में होते, या अपने आप को अगर छोड़ दो, एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि एक आम आदमी है और वो ओला से ट्रेवल कर रहा है, ओला वाला उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि मेरे को 10 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, और ये मेरा राइट है, क्योंकि मैं आपको 3 किलोमीटर दूर से लेने के लिए आऊँ। तो अगले आदमी के दिमाग में क्या आएगा? यार बोल तो ये सही रहा है, ये 3 किलोमीटर दूर से आया है,
और ये 10 रुपए मांग रहा है, तो इसका हक तो बनता है, और इसका हक बनता है, और कल को हमने नहीं दिए तो कहीं पता चला ये कुछ मेरे साथ में गड़बड़ ना कर दे, तो पता चला आपने 45 के बजाय 55 रुपए उसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन चूंकि आप सीएस कर रहे हो, आपने लॉ पढ़ी हुई है, तो आपको ये बात पता है कि हमने ओला करी है, ओला के साथ में मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट की जो कंसीडरेशन है, जो अमाउंट है वो 45 है, वो किसी भी तरीके से हमसे 55 रुपए क्लेम नहीं कर सकता। और जब बात आ जाएगी लीगल पे, तो फिर आप चलो कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जो नए नए एडवोकेट्स होते हैं ना, नए नए लॉ पढ़ते हैं, वो हर बात पे ही कहते हैं चलो कोर्ट में देख लेंगे, तो कोर्ट में देख लेंगे, ठीक। तो ये चीज होती है, हम लोग डेली रूटीन पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, लेकिन हम लोगों को उसके लीगल इफेक्ट्स पता नहीं होते। और जब आपको ये चीज पता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसके लीगल इफेक्ट्स ये हैं, तो आप अपने राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हो। आप चाहे बस से ट्रेवल कर रहे हो, चाहे रेलवे से ट्रेवल कर रहे हो, चाहे फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हो, आप एक बुक परचेज कर रहे हो, आप किसी मॉल से शॉपिंग कर रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, ग्रोसरी का सामान खरीद रहे हो, ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। और इन सारी की सारी चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो चाहे राइटिंग में हो और वो चाहे ओरल, वो डजेंट मैटर। क्या कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग में होना जरूरी है? ओरल हो सकता है। ओरल को प्रूफ कैसे करोगे? ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है। तो ओरल को प्रूफ कैसे करोगे, साबित कैसे करोगे? विटनेस, हाँ, विटनेस हो सकता है, रिकॉर्डिंग हो सकती है। और क्या 24 घंटे आपके मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन रहता है? क्या 24 घंटे आपके साथ, आप एक बंदे को अपने साथ में लेकर के चलते हो कि तुम विटनेस के तौर पे 24 घंटे मेरे साथ में रहो, जितना भी कन्वर्सेशन होगा वो सब सुनते रहना और बाद में चल करके गवाही दे देना? वो ये चीजें आती हैं दिमाग में, ठीक है। जब आप एक्ट पढ़ते हो तो ये चीजें दिमाग में आती हैं कि यार राइट, ओरल भी हो सकता है, लेकिन ओरल को साबित कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज ये एडवाइजरी ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, ये एडवाइजरी है। लेकिन अगर ओरल भी है और आप उसको साबित कर सकते हो, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब पता है? प्रूफ करने, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किसके ऊपर होता है? प्लेंटिफ, जिसके साथ में गलत हुआ है, जो सूट फाइल कर रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। अगर वो ये बात साबित कर सकता है तब तो वो कोर्ट में जाएगा, नहीं साबित कर सकता है तो फिर नहीं जाएगा। क्योंकि ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स को साबित करना हमेशा से बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बताया, या तो आपके पास में विटनेस होना चाहिए या आपके पास में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो क्या ये चीज जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा जा रहा था तब उनके दिमाग में नहीं थी? थी। लेकिन तब के समय में जब कभी भी हम आज के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्या चल रहा है? 2025। कितने साल हो गए? 128, 153, 153, 153 ईयर्स, ठीक। अगर हम आज की तारीख में कोई भी कानून पढ़ रहे हैं तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि वो कानून अप्लाई कब हुआ था और उस समय की सिचुएशन क्या थी, ठीक। 1872 में एक कमिटमेंट की वैल्यू हुआ करती थी। अगर किसी आदमी ने बोल दिया तो बोल दिया, वो फिर आदमी आदमी के अंदर इतनी खुद एक उसको क्या बोलेंगे, एक शर्म रहती थी कि यार बोल दिया है तो अब नजरें कैसे मिला। अब तो आदमी आंखों में आंखें डाल करके झूठ बोल देता, हमने तो कहा ही नहीं था, साबित कर दो, करते रहो, ठीक। तो पहले के समय में सिचुएशन अलग थी, आज के समय में सिचुएशन अलग है। इसी वजह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद भी ये एडवाइस करता है कि आपको अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कोशिश करिए कि वो राइटिंग में हो, राइटिंग में होगा तभी आप उसको प्रूफ कर पाओगे, ठीक। तो बेसिकली इसी वजह से कहा जाता है कि आप जितने भी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो, हमेशा उसका बिल आपके पास में होना चाहिए। बिल होगा तभी आप उस चीजों को साबित कर पाओगे। तो देखिए मेरा बताने का पर्पस ये था कि हम लोग डेली रूटीन की लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं, लेकिन हमको खुद नहीं पता चल पाता कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है।
और अगर हमें ये बात पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें ये भी बात पता होगा कि मेरे पास में क्या राइट्स हैं और सामने वाले की क्या ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट में दो चीजें जरूर होती हैं। एक होते हैं राइट्स और एक होती है लाइबिलिटीज। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये दो चीजें जरूर होंगी। जो मेरा अधिकार है, जो मेरा राइट है, वो आपकी ऑब्लिगेशन होगी, वो आपकी लाइबिलिटी होगी। और जो आपका राइट है वो हमेशा मेरी ऑब्लिगेशन होगी। और कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी किसी एक पार्टी के एक्सेप्शनल केसेस अलग हैं, एक्सेप्शन अलग है, लेकिन अगर मेन प्रोविजन पे आओ तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होंगी और दोनों पार्टीज के अपने अपने राइट्स होंगे और अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस होंगी। कभी किसी एक पार्टी के कोई भी राइट या एक ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी के पास में तो अधिकार है लेकिन दूसरी पार्टी के पास में अधिकार नहीं है। हालांकि इसका भी एक्सेप्शन है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं पिछले लगभग 20 सालों से अपनी राइटिंग इंप्रूव करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पाई। ठीक है, तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ना समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक, देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे 5 लाख रुपए में। मिस्टर बी ने बोला ओके, मैं आपकी कार 5 लाख रुपए में खरीद लूंगा। तो ये जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफर। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला ओके, तो ये ओके क्या हो गई? एक्सेप्टेंस। और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। ठीक, अब ये कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? इसके लिए एक चीज और चाहिए, इसके लिए एक चीज और चाहिए, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अच्छा, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता क्या है? एक सेकंड बस, यहां पर कोई भी एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा है क्या जो CSCET करके ना आया हो? कोई भी सिंगल? जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? ठीक है ना? लेकिन मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हो। ठीक, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कवर करवाऊंगा। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, देखिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, स्पेशली आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया क्या होता है। हम लोग डेली रूटीन की लाइफ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं और उन ट्रांजेक्शन्स के लीगल इफेक्ट्स होते हैं। और हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है जिसके लीगल इफेक्ट्स हैं। क्योंकि अगर हमें ये पता चलेगा कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लीगल इफेक्ट्स हैं, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कवर होता है, तभी हम अपने राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं। इन्फोर्स कराने का मतलब क्या होता है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? हाँ, रजिस्ट्रार के पास में एग्जैक्टली कोर्ट में जाकर के। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का देखो मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये इन्होंने, इनका बर्थडे है, इन्होंने मेरे को बोला कि सर आज मेरा बर्थडे है, आज शाम को मेरे घर पे डिनर पे आइए, बुलाना जरूर। ठीक है, तो इन्होंने कहा मेरे घर पे डिनर पे आइए। मैंने कहा कि बिल्कुल आऊंगा। तो मैंने बोला यार खाने वाने का क्या इंतजाम है? तो इन्होंने बताया सर कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, शानदार डिनर करवाएंगे आपको। हमने बोला ठीक। अब इन्होंने 5-10 हज़ार रुपये खर्च किए स्पेशली मेरे डिनर के लिए, खूब अच्छे से अच्छा खाने वाने के लिए मंगाया। मैं शाम को जब क्लासेस वगैरह ले करके घर पहुंचा उसके बाद थक बहुत गया, मेरी हिम्मत जवाब देगी। मैंने कहा छोड़ो यार कौन जाएगा, जोमेटो से ऑर्डर करो, यहीं पर ही घर पर ही मंगा लेते हैं। मैं नहीं गया। अब अगले दिन इनका मूड खराब। अगले दिन ये क्लास में आए मुंह लटका करके बैठे हुए हैं कि हमने 10 हज़ार रुपये फूक दिए सर के डिनर के लिए और सर आए नहीं। तो अब अगर देखो, अब इसको टेक्निकल बेसिस पे देखो, इस पूरी सिचुएशन को। अभी तक कारदर खान की फिल्म चल रही थी, अब कोर्ट के केस में आते हैं। ठीक, इन्होंने मेरे को बोला कि सर आज मेरा बर्थडे है और आज आप मेरे घर पे डिनर के लिए आइए। तो ये क्या हो गया? एक ऑफर। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, ये क्या हो गया? एक्सेप्टेड। तो ये एग्रीमेंट तो हो गया, क्योंकि ऑफर भी है और एग्रीमेंट तो हो गया। अब मैं नहीं गया, इनके 10 हज़ार रुपए का नुकसान हो गया, क्या ये मेरे ऊपर कोर्ट में केस कर सकते हैं?
कोर्ट में जाके क्या कहेंगे, हमने इनको डिनर के लिए बुलाया था, ये आए नहीं, जज भी इनको भगा देगा कि इतने इंपॉर्टेंट केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तुम अपने डिनर के चक्कर में पड़े हो। ठीक, तो ये जो सिचुएशन थी, तो ये ऑफर तक तो आई, एक्सेप्ट भी हो गई, एग्रीमेंट भी हो गई, लेकिन इसको आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते हो, इस वजह से ये इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है, इस वजह से ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। अब इस वाले एग्जांपल पे वापस से आता है। अब अगर देखो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया कि क्या आप मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे, तो ये ऑफर हो गया, इन्होंने बोला ओके खरीदेंगे, एक्सेप्ट हो गया। अब मान लीजिए कि डेट डिसाइड हुई 15 अप्रैल 2025 कि 15 अप्रैल 2025 को मिस्टर बी 5 लाख रुपए ए को देंगे और ए अपनी कार देगा। 15 अप्रैल को जब मिस्टर बी पैसे लेकर के ए के पास में पहुंचे तो ए ने बोला कि यार किसी और ने हमको 6 लाख रुपए का ऑफर दिया, हमने कार उसको बेच दी। तो अब ये बताइए क्या मिस्टर बी ए को स्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बी का लॉस हुआ है, बी 100% कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका मतलब बी के पास में राइट है ना कोर्ट में जाने का, तो इसको क्या बोलेंगे? इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। जब किसी भी एग्रीमेंट में हमारे पास में ये राइट होता है कि हम उसके अगेंस्ट में, अगर मेरे साथ में गलत हुआ है और हम वहां पर कोर्ट में जा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और अगर एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है तो वो 100% प्योर शुद्ध देशी घी से बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो 100% हम कोर्ट में भी जा सकते हैं और अपने राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं। अब समझिए, अब यहां पर दो पार्टीज हैं। मैंने आपको बताया किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स भी होते हैं और लायबिलिटीज भी होती हैं, क्योंकि उन्हीं राइट्स को तो हम इन्फोर्स करवाएंगे कोर्ट में लॉ के थ्रू। अब देखिए यहां पर ए के पास में क्या राइट है? बी से 5 लाख रुपए लेने का। बी के पास में क्या राइट है? कार लेने का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया जो एक पार्टी का राइट होगा वो सामने वाले की लायबिलिटी होगी, और जो सामने वाले का राइट है वो मेरी राइट होगा। अब देखिए, तो अब यहां पर ए के पास में राइट है 5 लाख रुपए लेने का, बी के पास में राइट है कार लेने का। ए की ऑब्लिगेशन क्या है? कार देने का। ए की ऑब्लिगेशन क्या है? सॉरी, बी की क्या है? 5 लाख रुपए देने की। तो दोनों के पास में अपने अपने राइट्स हैं और दोनों की अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस हैं। और अगर इनमें से किसी ने भी सामने वाले के राइट को इन्फ्रिंज किया या अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया, तो इस पार्टी के पास में राइट होगा कि ये दूसरे के अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकती है। समझ में आया? क्लियर? अगर किसी के दिमाग में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब देखते हैं, थ्योरी पे आते हैं। देखिए सबसे पहले मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। द प्रीएम्बल टू द एक्ट सेज दैट, प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन। ठीक, द प्रीएम्बल टू द एक्ट सेज दैट इट इज एन एक्ट to define and amend certain parts of the law relating to contract. The act is by no means exhaustive on the law of contract. इस लाइन को हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। इसको मैंने हाईलाइट करने के लिए या इंपॉर्टेंट मार्क क्यों करवाया है वो मैं बता दूं। जैसे एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम का पैटर्न आपको पता होगा। ठीक, जैसे एक समय था कि जब केस स्टडीज बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। अब स्टूडेंट्स की आदत पड़ गई है केस स्टडीज को सॉल्व करने की, तो अब उन्होंने पेपर को और थोड़ा सा टफ किया। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि लगभग 20-25 नंबर के लॉजिकल क्वेश्चन देते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? लॉजिकल क्वेश्चन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट पे कमेंट करना, और ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन होता है। आप केस स्टडीज को सॉल्व कर लोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को तो आप वैसे ही सॉल्व कर लोगे, लेकिन जो स्टूडेंट फंसता है या अगर किसी स्टूडेंट कोई फेल हो रहा है या पास हो रहा है,
तो ये जो फैक्टर है पास होने का और फेल होने का, ये लॉजिकल क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। गलती क्या होती है? लॉजिकल क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया होता है, उस पर आपको कमेंट करना होता है। सबसे पहले उस कमेंट को पढ़ने के बाद में आपको ये देखना चाहिए कि वो कमेंट सही है या गलत है। जैसे पहले के समय में क्या होता था, ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाते थे, फिर उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया। ट्रू एंड फॉल्स के साथ में रीजन बताया जाता है कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। अब उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया। अब ये लोग प्रॉपर वे में कि स्टेटमेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेटमेंट गलत होता है और कभी कभी होता है कि स्टेटमेंट सही होता है। तो वहां पे आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में ये देखना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। और अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर आपको एक्ट दिमाग में लाना चाहिए कि इससे रिलेटेड कौन सा प्रोविजन था। वो लिखने का तरीका वही होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग हमेशा प्रोविजन के साथ में करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, द एक्ट इज बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव ऑन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, इसके दो मतलब हैं। इसको अगर आप एग्जाम में डिफाइन करोगे ना, एग्जाम में अगर ये स्टेटमेंट पूछा गया तो इस स्टेटमेंट को आप दो पार्ट में सॉल्व करोगे। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। हर तरीके के एग्रीमेंट को, हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को वो कवर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? सबसे पहला तो ये जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो मैंने आपको बताया ना अभी डिनर वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया, उसको बोलते हैं सोशल एग्रीमेंट भी बोलते हैं और डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ये जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर नहीं होते। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बाहर है। दूसरा, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई स्पेशल लॉ बना है, स्पेशल लॉ का मतलब क्या होता है? अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई स्पेसिफिक कानून बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आज की तारीख में टाटा मोटर्स, सबको पता होगा, टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी है। टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनीज एक्ट को फॉलो करती होगी या नहीं करती होगी? करती होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहा है और एक सेबी एक्ट है, सेबी एक्ट कुछ और बोल रहा है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। तो टाटा मोटर्स किसको फॉलो करेगी? 100% लिस्टेड है टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स हमेशा प्रायोरिटी किसको देगी? सेबी को। क्यों? क्योंकि सेबी एक स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ यानी किसी एक स्पेशल कंपनी के लिए बना। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई अनलिस्टेड कंपनी है, तो वो 100% कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगी। उसको कोई लेना देना नहीं सेबी क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, सिक्योरिटीज लॉस क्या बोल रहा है। लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो हमेशा प्रायोरिटी किसको देगी? वो कंपनीज एक्ट को बाद में देखेगी, सबसे पहले ये देखेगी कि ये बताओ सेबी, उसमें सेबी एक्ट क्या बोलता है, सिक्योरिटीज लॉस क्या बोलते हैं। और जो सिक्योरिटीज लॉस बोलते हैं वो हमेशा प्रायोरिटी उसी को देगी, तो हमेशा स्पेशल एक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। तो उसी तरीके से जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है तो हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी उस स्पेशल एक्ट को, ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर गुड्स को खरीदा और बेचा जा रहा है और गुड्स की डीलिंग को लेकर के अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो वहां पर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? सेल ऑफ गुड्स एक्ट को। चेक होती है, चेक बुक सभी ने अपने घर पे देखी होगी। चेक क्या होती है, बता सकता है कोई? प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट तो अलग होता है। एक तरीके से अगर देखो तो जो चेक होती है ना, अगर टेक्निकल बेसिस पे नहीं आओ, एक फॉर्मल बेसिस पे अगर बात करें, तो चेक भी अपने आप में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, कमिटमेंट, प्रॉमिस। जैसे यहाँ पर ए ने बी को बोला कि हम तुम्हें अपनी कार बेचेंगे, बी ने ए को बोला कि हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे, तो प्रॉमिस ही तो हुआ। और एक बार अगर आपने प्रॉमिस किया है तो यू कैन नॉट ब्रीच।
आप उसको तोड़ नहीं सकते, आपको अपने प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा। और अगर आपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो सामने वाले के पास में राइट है कि वो आपको कोर्ट में ले जा सकता है। चेक क्या होती है? चेक भी तो एक प्रॉमिस होता है। हम चेक में सामने वाले का नाम लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, साइन करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है? हमने राइटिंग में सामने वाले को बोला है और ऊपर डेट डालते हैं कि इस डेट में मैं इस शख्स को जिसका नाम इसमें लिखा हुआ है उसको इतने रुपए दूंगा। और अगर वो चेक डिसऑनर हो गई तो सामने वाला कोर्ट में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्रिमिनल केस है, उसमें जमानत भी नहीं मिलती, बेल भी नहीं मिलती अगर चेक डिसऑनर हो गई तो। ये आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर फॉर्मल बेसिस पे देखोगे तो चेक भी अपने आप में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन चेक के लिए एक अलग कानून बना हुआ है, क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो वहां पर फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस वजह से बोला जाता है कि हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड नहीं होते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, कमेंट करने के लिए पूछा गया, तो इसको आपको दो पार्ट में बताना है। कौन कौन से पार्ट होंगे? सबसे पहला, सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी सोशल और डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ? जो पर्सनल लेवल पे होते हैं, जो दोस्तों के बीच में हो गए, पेरेंट्स के बीच में हो गए। फादर ने बोला कि तुम सीएस एग्जीक्यूटिव में रैंक लेकर के आओ, तुम्हें आईफोन दिलाएंगे। आपने दिन रात मेहनत करी, आप रैंक ले भी आए, फादर ने मना कर दिया कि प्रोफेशनल में देखा जाएगा। आप फादर के ऊपर केस कर दोगे क्या? नहीं करोगे। तो ये क्या हो गए? ये पर्सनल नेचर के हो गए, डोमेस्टिक नेचर के हो गए। ये सब कवर्ड नहीं होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मेरी बात समझ में आई? जैसे विल होती है, विल क्या होती है? हाँ, वसीयत। विल वसीयत होती है। विल भी तो अगर देखो तो एक तरीके का प्रॉमिस होता है, जिसमें एक आदमी बोलता है मरने के बाद में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी इस तरीके से दी जाएगी। वो मरने वाले की लास्ट विश होती है। और वसीयत में जो लिखा होता है वो 100% होता ही होता है। अगर आदमी मर गया तो, नहीं मरा तो चेंज कर, ठीक। अगर आदमी मर गया तो विल में, तो देखो विल भी एक तरीके का प्रॉमिस, लेकिन क्या विल इसमें कवर्ड होगी? नहीं। विल के लिए अलग एक्ट है। कौन सा एक्ट है? स्पेशल एक्ट। समझ में आई मेरी बात? तो हमेशा स्पेशल लॉज को प्रायोरिटी दी जाती है। तो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट कवर्ड इंडियन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और दूसरा क्या हो गया कि अगर कोई स्पेशल एक्ट बना है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो वो कवर्ड होगा, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड नहीं होगा। देखिए, it does not deal with all the branches of the law of contract, thus contracts relating to partnership। अब जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप डीड है, तो पार्टनरशिप डीड भी तो देखो तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में, लेकिन वो कवर्ड होगा अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर डेल्ट विद बाय सेपरेट एक्ट्स। यहां तक की कहानी क्लियर? बिल्कुल। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सिक्योरिटीज लॉ ये बात बोलता है कि जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज हैं, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी जरूरी है। और वुमेन डायरेक्टर की अपनी गाइडलाइंस भी है, और वो वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह से होनी चाहिए, ठीक। लेकिन अगर कंपनी लॉ देखो तो साइलेंट है उस चीज को लेकर के, ठीक। अब जैसे, तो अब प्रायोरिटी लिस्टेड कंपनी किसको देगी? सेबी को देगी, ठीक। अब जैसे मिनट्स, कंपनी की जब मीटिंग होती है एजीएम की या बोर्ड मीटिंग, तो मिनट्स तैयार किए जाते हैं। अब सेबी इसके मामले में साइलेंट है, सेबी कुछ बोलता ही नहीं है। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर सेबी इस मामले में कुछ भी नहीं बोलता है तो कंपनीज एक्ट को फॉलो, तो मिनट्स वगैरह जो भी मेंटेन किए जाएंगे, कुछ भी उसकी गाइडलाइंस फॉलो करी जाएंगी, तो वो हमेशा कंपनीज एक्ट को देखा जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर स्पेशल एक्ट साइलेंट, तो फिर वहां पर हमेशा देखा जाएगा कि इससे रिलेटेड कोई दूसरा कानून है क्या, और अगर दूसरा कानून है तो फिर हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी उस वाले कानून को। समझ में आई मेरी बात? अब जैसे कुछ जगह पर एक्ट खुद ही ये बात बोल देता है, जैसे यहाँ पर लिखा तो हुआ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें, लेकिन जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट
आई थिंक CSET में है थोड़ा सा, नहीं है, नहीं है CSET पढ़ाए हुए ज़माने हो गए, CS फाउंडेशन, खैर इसमें है, जब आप पढ़ोगे तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में खुद ही ये बात लिखी हुई है कि यहां पर इन सारी जगह पर वो कंसीडर किया जाएगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है। तो जब एक्ट खुद ही ये बात बोल रहा है कि यहां पर कंसीडर उस चीज को किया जाएगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है। अब जैसे अगर सपोज करिए कि आपके घर में कोई, मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा भाई है 10-12 साल का, आपने उससे बोला कि यार सामने वाले ग्रोसरी स्टोर से जाकर के एक मैगी ले आओ, उसने बोला ठीक है, आपने उसको पैसे दिए, वो 10-12 साल का लड़का गया ग्रोसरी स्टोर में मैगी खरीद करके ले आया, उसने बिल भी ले लिया, उसने पैसे भी दे दिए, चला आया। आप घर पे आए, घर पे आकर के पता चला कि वो मैगी एक्सपायर्ड हो चुकी है, तो आप उस ग्रोसरी वाले के ऊपर सू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। क्या वो ग्रोसरी स्टोर वाला ये बोलेगा कि हमने तो माइनर के साथ में एग्रीमेंट किया है तो वॉइड एब इनिशियो है? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बात बोलता है कि माइनर के साथ में किया हुआ एग्रीमेंट वॉइड होता है, लेकिन ये वॉइड थोड़ी ना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कनेक्ट कर पा रहे हो? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये चीज कवर्ड नहीं है, जबकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये चीज कवर्ड है। आर यू गेटिंग? देखिए, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मोस्टली डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स। द एक्ट इज डिविजिबल इन 2 पार्ट। देखो ये 2 पार्ट में है, एक तो सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट आता है वो सेक्शन 124 से 138 तक है, जिसमें ये इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, ये सारी की सारी चीजें, और ये सारा सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। These definition indicate that a contract essentially consists of 2 distinct parts. First, there must be an agreement. ये चीज मैंने आपको बताई कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मेन 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हो गया एग्रीमेंट, सेकंड हो गया मस्ट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। टू बी इन्फोर्सेबल एन एग्रीमेंट मस्ट बी कपल्ड विद एन ऑब्लिगेशन। किसी भी एग्रीमेंट में ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है, क्योंकि जब किसी की ऑब्लिगेशन होगी तो वही ऑब्लिगेशन सामने वाले का राइट होगा, और जब किसी के राइट इन्फ्रिंज होंगे तभी हम कोर्ट में जा सकते हैं, अदरवाइज हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। और आसान भाषा में अगर समझना है तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब यही होता है, जब हम अपने राइट्स को लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं तो इसका मतलब ये इन्फोर्सेबल है, और जब हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं तो इसका मतलब ये नॉट इन्फोर्सेबल है। क्लियर? एग्जाम्पल एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए समझ में आ रहा है? क्लियर सबको? तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, आज का सेशन यहीं पर ही एंड हो रहा है। आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ठीक है। एक चीज और, आज तो खैर हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन स्पेशली आप लोगों के लिए जो लोग फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बाकी सब के लिए भी है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक प्रॉमिस किया था कि जिस दिन हम लोगों की लास्ट क्लास होगी, जब हम लोग आखिरी बार मिल रहे होंगे, तो ये मेरा कमिटमेंट है कि आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है या जो लिखेंगे कैसे, ये वाला जो इशू है, या कुछ स्टूडेंट्स याद करने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, उसको आप, उन सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। वो मैं बताऊंगा कि वो कैसे करना है, उसका पहला स्टेप मैं बताऊं। और अगर आपने ये चीज़ पहले दिन से फॉलो करी है तो मैं स्टैम्प पेपर पे राइटिंग में दे सकता हूँ कि ये बहुत इफेक्टिव होने वाला है। मैं आपको बताऊं, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया के लोग थोड़े से आलसी होते हैं, ठीक है, हम लोगों के अंदर भी आलस रहता ही है। यहाँ आप दिल्ली का रिजल्ट बेटर जाता है, यहाँ का रिजल्ट कम जाता है। क्यों? उसके पीछे एक लॉजिक है। वहाँ पर स्टूडेंट बाहर से आया, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर घर पे पढ़ रहे हो तो घर पे आपको थोड़ी सी प्रिविलेज मिलती है, वहाँ पर वो स्टूडेंट हॉस्टल में रूम लेकर के पढ़ रहा है, उसका 24 घंटे काम केवल एक ही होता है, पढ़े, इसके अलावा कुछ काम नहीं होता, वो दिन भर पढ़ता है। एक चीज वहां पर स्टूडेंट्स के अंदर ये करेज मैंने देखी है, मेहनती बहुत होते हैं, और टीचर्स की एक एक बात, मतलब लिटरली मैं बताऊं कि मैं कभी कभी बोल देता था और बोल करके भूल जाता था, लेकिन वो स्टूडेंट याद दिलाते थे कि नहीं सर कल आपने ये चीज बोली थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको बता रहा हूं, और इसको अगर आपने थ्रू आउट फॉलो किया तो 100% इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा। और ये आखिरी दिन आप खुद डिसाइड करना, जिस दिन क्लास में आप जो भी टॉपिक पढ़ो उसको घर पे जाकर के एटलीस्ट 2 टाइम्स एक बार कायदे से एक एक वर्ड रीडिंग जरूर करो। मैं याद करने के लिए नहीं बोला, मैं केवल रीडिंग के लिए बोला, केवल रीडिंग के लिए बोला।
आज आपने अगर एक पेज पढ़ा है तो घर जाकर के 2 बार उस एक पेज की एक एक वर्ड की कायदे से रीडिंग लगानी है और रीडिंग लगा करके उसको समझना है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आप ये समझो कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें आपके 2 फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? सबसे पहले, कई बार ऐसा होता है कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है, एग्जाम्पल वगैरह दे रहा होता है, तो चीजें कनेक्ट होती हैं, लेकिन पता चला घर पे जाकर के 2-4 घंटे बाद हम वो चीज भूल गए। तो जब आप घर पे जाकर के उसको रीडिंग करोगे ना, उसको प्रॉपर वे में पढ़ोगे, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो क्लास में पढ़ा था वो अभी तक याद है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं वो हम लोग पढ़ते पढ़ते मिस कर देते हैं, या हो सकता है कि कोई वर्ड ऐसा आ गया जो जिसकी मीनिंग मैंने आपको नहीं बताई हो, या कोई एक लाइन ऐसी आ गई जो मैंने शायद एक्सप्लेन करना मैं भूल गया हूँ। आप घर पे जाकर के जब उसको पढ़ोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा यार इस लाइन का क्या मतलब है या इस चीज का क्या मतलब है, तो आपने उसको अंडरलाइन किया। और जब अगले दिन की क्लास होगी, तो अगले दिन की क्लास में ये मेरी आदत है कि क्लास शुरू करने से पहले मैं हर एक स्टूडेंट से ये बात जरूर पूछता हूँ, क्लास में किसी को कुछ डाउट तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। तो उससे क्या होगा कि जो पिछली क्लास के डाउट हैं वो पहले क्लियर हो जाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे में क्या होगा ना कि अगर डाउट्स को आप एक्यूमुलेट करते रहे तो वो डाउट्स कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ना तो फैकल्टीज के पास में इतना टाइम है कि वो 2-3 घंटे आपको इंडिविजुअली दे पाए, और ना आपके पास में इतना टाइम होगा। वो फिर डाउट्स क्या आएंगे, वो रखे रह जाएंगे, और फिर होगा क्या, एग्जाम में अगर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप जिंदगी भर पछताओगे, काश उस दिन हमने ये डाउट क्लियर कर लिया होता। तो इस वजह से, और 2 बार अगर आपने रीडिंग करी है तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना वो आ जाता है। आप याद करने की, रटने की इंटेंशन से अगर किसी चीज को पढ़ते हो तो वो आप रट नहीं पाओगे, लेकिन अगर समझने की इंटेंशन से पढ़ते हो ना तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। 2 बार आपको रीडिंग करके आनी है, और जो भी चीज ना समझ में आए उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और नोट डाउन करने के बाद में आप उसको अगली क्लास में आप हम उसको डिस्कस करना। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एग्रीमेंट से शुरू करते हैं।